everyone, welcome to SP Chemistry classes. Today we will discuss about reaction mechanism in a coordination chemistry. किस टाइप का रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, आज हमें जो पढ़ी है वो है क्या? रेडॉक्स रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए थे उसमें हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन पढ़े. कैसे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन पढ़े थे? एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन. हमने उसका कंपेयर करते हुए स्टडी किया था. क्लियर है? तो जो कंपेयर करते हुए स्टडी किया था उससे विद इन सेकेंड हमारे क्वेश्चन हो जाने वाले थे. वैसे प्रैक्टिस किया था, बिल्कुल वैसे ही. इसके जो थ्योरी होते हैं उसको समझना ईजी है, पर हम उसको ना अप्लाई नहीं कर पाते क्वेश्चंस में. तो जब भी क्वेश्चन आता है, अभी भी इसमें CSIR नेट में 4 मार्क्स की जो 3 क्वेश्चन आए थे वो बिल्कुल बेस्ट था. किसमें? रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए? CSIR नेट के लिए. इसके अलावा आपके MSc में भी कोर्सेज हैं. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको बहुत धीरे से पढ़नी है हमको. तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं. सबसे पहले मैंने इधर ना आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के बारे में लिख दिया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली किसके बारे में पढ़ाऊंगी? आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की. मतलब हम उसका ना प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा बेस में चलते हैं कि व्हाट इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन. तो किसको बोलोगे आप? रेडॉक्स रिएक्शन इज ए सिंपल डेफिनेशन. क्या बोलेंगे हम? रेडॉक्स रिएक्शन इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन द स्पीसीज. राइट, किसी भी स्पीसीज के बीच में इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तो इस टाइप के रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हो. या सेकंड लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में 2 चीज़ें होती है. एक होता है आपका ऑक्सीडेंट, दूसरा होता है रिडक्टेंट. दोनों आपस में रिएक्शंस करते हैं और साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड्स होता है. इस टाइप के रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? रेडॉक्स रिएक्शन. राइट, अब जो रेडॉक्स रिएक्शन है, बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स का होता है. मेनली 2 टाइप्स का होता है. एक को हम बोलते हैं आउटर स्फीयर रिएक्शन या आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है जिसको आप बोलते हो, सेकंड रेडॉक्स रिएक्शन को बोलते हो इनर स्फीयर टर्म. तो जो इनर स्फीयर टर्म है उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको इनर्टनेस, लेबाइलनेस ये सब बताऊंगी. अभी स्टार्ट करेंगे हम क्या? आउटर स्फीयर मैकेनिज्म. ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन. तो हमें क्या देखा अभी कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें बेसिकली होता क्या है? रिडक्शन होता है और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली साथ में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. तो इतना तो आपको पता चल गया कि रिएक्शन किन के बीच होनी है. मतलब 2 स्पीसीज में लूँगी, उसमें एक क्या होगा? रिडक्टेंट होगा. एक क्या होगा? रिडक्टेंट होगा. और दूसरा क्या होगा? ऑक्सीडेंट होगा. अब यहाँ पे क्या होता है? जो रिडक्टेंट होता है वो क्या करता है? रिडक्टेंट, या हम इसे और क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट. अब क्योंकि मैं यहाँ पे एजेंट बोल रही हूँ तो एजेंट करता क्या है? जो उसका वर्क होता है वो करता है. अगर मैंने इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा, इसका मतलब ये है कि वो सामने वालों को क्या करेगा? रिड्यूस कराएगा, एंड सेल्फ क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा. क्लियर है इतना? अगर आप किसी चीज़ को एजेंट बोल रहे हो मतलब उसका वर्क है. अगर मैंने इसे रिड्यूसिंग एजेंट बोला तो रिडक्शन करना इसका वर्क है. ठीक है, तो सेल्फ क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा. ऑब्वियस, अगर वो किसी दूसरे को रिड्यूस करा रहा है मतलब वो अपने से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे को दे रहा है ना. तो ऐसे कंडीशन में इसका खुद का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए. ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो पहले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, बाद में रिड्यूस्ड हो जाएगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब होता क्या है? जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. इलेक्ट्रॉन डोनेट बोल सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा. और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो सेल्फ क्या हो जाएगा? सेल्फ होगा ऑक्सीडाइज्ड. खुद अपने आप में तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा. ठीक है, ये क्या करता है? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज्ड करनी है, इसलिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. और क्योंकि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो आप इसको बोल सकते हो सेल्फ क्या हो गया? ये रिड्यूस्ड हो गया. तो बस ऐसे ही 2 स्पीसीज लेना है जिसके बीच में हमको रिएक्शंस करानी होती है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में. इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप देखनी है कि होता क्या है, कैसे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, वो एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं. डिफ्यूज होकर वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं. एक्साइटेड स्टेट में जाके अपने स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंजेस लाते हैं. और आफ्टर चेंजेस, क्योंकि देखो जब तक कोई इक्वल साइज के नहीं हो जाते हैं, राइट. देखो मैंने क्या कहा अभी, एक जो है वो रिडक्टेंट है, दूसरा ऑक्सीडेंट है. मतलब कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन रिच है, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो जो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो साइज़ में बहुत बड़ा होगा। ये तो पहले बेसिक में पढ़ते हैं हम पीरियोडिक टेबल में कि जिसके पास भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन कम है जिसके पास, उसके पास सेल्स कम होंगे तो उसकी साइज़ छोटी होगी। तो यार बड़ा साइज़ और छोटे साइज़ में कैसे बॉन्डिंग हो सकता है? नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से बॉन्डिंग नहीं होगी, बहुत अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, पहले अपने जो साइज़ है उसको एडजस्ट करेंगे और जो बड़ा साइज़ का है वो बिल्कुल ट्राई करेगा कि मैं थोड़ा छोटा हो जाऊँ। जो छोटा साइज़ के स्पीसीज़ है वो ट्राई करेंगे कि बड़ा हो जाए और फिर आपस में मिक्सिंग करके वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगी। यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म लिख रखा है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे और ये सारी कंडीशंस हैं उसके, ठीक है, आउटर स्फीयर के। पहले तो इतना समझ लो, ये तो हो गया बेसिक रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हो। और इसी रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसे एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र होकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा। अब इसी को साइंटिस्ट लोग ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो एक्चुअल में 2 टाइप्स होते हैं। कैसे 2 टाइप्स होते हैं? द फर्स्ट इज कॉल्ड आउटर स्फीयर मैकेनिज्म या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, और एक होता है आपका इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। तो ये तो होते हैं 2 टाइप्स। इससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आएगी। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आता है वो 2 टाइप्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बेसिस पे भी मैं इसे क्लासीफाई कर सकती हूँ एक्चुअली, कि यहाँ पे अब जो चार्ज का वो होगा, चेंजेस आएगा, है ना, चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 टाइप्स की चेंजेस आएंगी। कैसे 2 टाइप का चेंजेस आ सकता है? ओनली 1 +1 एंड -1 में चेंजेस आए, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, चेंज बाय +1 -1, या फिर मोर देन +-1। एग्जाम्पल से समझो, मैंने ना कोबाल्ट का हेक्सा कॉम्प्लेक्स ले लिया, हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्सेस लिया। इसमें एक जो था वो है पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव, और दूसरे स्पीसीज में ले लिया वो है क्या, 3 पॉजिटिव। आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यहाँ पे लिख दो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा क्या, आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्या होता है यहाँ पे, ये हो जाएगा 3+ में और ये हो जाएंगे 2+ में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कितनी चेंजेस आई? ओनली 1। जो कॉम्प्लेक्सेस +2 में था वो +3 में हो गया, और जो कॉम्प्लेक्सेस +3 में था वो +1 में हो गया। तो ऐसे ही जो रिएक्शंस हुए उसको आप क्या बोल सकते हो, यूनी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ और चार्ज में ओनली 1 का ही डिफरेंस आया। मतलब जहाँ पे +2 था वो +3 हो गया है, और +3 था वो +2 हो गया है, ठीक है। तो इतना ही चेंजेस आया। इस टाइप के रिएक्शन जो है वो बेसिकली दोनों में हम स्टडी करेंगे। किन में? आउटर स्फीयर बेसिकली ना, एक चीज़ आप हमेशा से याद रख सकते हो कि जब मैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में बेस बना रही हूँ बस, कि जब भी हम आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म जो है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में ओनली 1 का चेंजेस होगा। मल्टी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आ जाता है, लिगेंड का ट्रांसफ़र आ जाता है, वो इसमें नहीं होता। तो एक चीज़ हमेशा से याद रख लो कि जब मैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म पढ़ाऊँगी आपको, तो ये कैसा होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम है। ये कैसा है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इन्वॉल्व ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, या आप बोल सकते हो चेंज इन ओनली +-1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इतना ही होगा, ठीक है। इसके अलावा और जो इनर है उसमें भी ये इस टाइप का हो सकता है कॉम्प्लेक्सेस, इनर स्फीयर में भी इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अब मैंने जो सेकंड केस लिया उसमें ना मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मैंने लिया PtCl4 2 नेगेटिव, साथ ही PtCl6 2 नेगेटिव। ऐसे करने से अब क्या है, इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, निकाल लीजिए जल्दी से। इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके +2 और ये हो जाएंगे यहाँ से +4। ये सारा ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालना आता है आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। नहीं आता तो मेरा जो बेसिक्स वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाया है, वहाँ से देख लेना कि कैसे हम कॉम्प्लेक्सेस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, राइट। तो एक ऐसा रिएक्शन भी पॉसिबल होता है कराना। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले ये जो कॉम्प्लेक्सेस था वो +2 में था एंड ये कॉम्प्लेक्सेस +4 में था। आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र
जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, जब रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो जो कॉम्प्लेक्सेस अब फॉर्म होंगे उसमें क्या होगा, ये जो Pt है वो कैसे हो जाएंगे अब +4 में, और ये जो Pt वाला कॉम्प्लेक्सेस है, प्लेटिनम का हेक्सा कॉम्प्लेक्सेस है, वो हो जाएंगे अभी इस ऐसे। तो या मैं बोल सकती हूँ कि ये जो पहला वाला जो कॉम्प्लेक्सेस था वो आ गया है +4 में, और ये कॉम्प्लेक्सेस +2 में। तो इस टाइप की जो होते हैं वो ओनली एंड ओनली किसके थ्रू होगा, ये इसको हम स्टडी करेंगे ओनली इनर स्फीयर मैकेनिज्म। मतलब अभी तक आपने क्या क्या समझ लिया, सिंपल। सबसे पहले हमने देख लिया कि जब भी मुझे रेडॉक्स रिएक्शन कराना है किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, तो एक स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए और दूसरा स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए। हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें एक ऑक्सीडेंट होनी चाहिए और दूसरा रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या रेडॉक्स रिएक्शन को प्रोसीड्स करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आती है वो +1 -1 बस हो सकता है, या फिर मोर देन +1 -1 भी हो सकते हैं। तो जो मोर देन +1 -1 वाले जो केसेस है ना, वो सब अलग से पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे हम, इनर स्फीयर मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके लिए अलग ही वीडियो बनेगी, पूरे 1 आवर्स की वीडियो बनेगी, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्या हुआ, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, या बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेडॉक्स रिएक्शन। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले जब मैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के बारे में बताऊँ तो पहले तो हम देख लेते हैं कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है क्या। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में 2 रिएक्टेंट और ऑक्सीडेंट जो होते हैं, 2 स्पीसीज, 1 इज़ द इलेक्ट्रॉन रिच, सेकेंड इज़ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो रिएक्टेंट एंड जो ऑक्सीडेंट होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होकर डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज आफ्टर डिफ्यूज़न ये जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, आप बोलोगे कि जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है उसमें 2 स्पीसीज मिलके पहले जो डिफ्यूज़ होते हैं ना, उसको या बोलते हो आउटर स्फीयर का फॉर्मेशन करना। कॉम्प्लेक्सेस में आउटर स्फीयर का फॉर्मेशन होता है, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है एक्चुअली, राइट। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है मैंने यहाँ पे अब लिख दिया है कि इसके लिए जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है उसके लिए किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती, कोई भी हमें सॉल्वेंट वॉल्वेंट नहीं चाहिए होता, बहुत ज़्यादा उसकी स्टडी नहीं करते हम। फोर्थ चीज़ आ जाता है कि जो हमारा जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है वो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में भी पॉसिबल है, लबाइल कॉम्प्लेक्सेस में भी पॉसिबल है, दोनों कॉम्प्लेक्सेस का कॉम्बिनेशन दे तो भी पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे कोई भी टर्म यूज़ नहीं करेंगे हम कि ओनली इनर्ट एंड इनर्ट में ही ये पॉसिबल है या लबाइल में पॉसिबल है, ऐसा कोई चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी टर्म जो है वो इनर्टनेस एंड लबाइल का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन देख लो। सबसे पहले तो मेटल टू मेटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और यही मेटल टू मेटल में 1 मेटल जो है वो एज ए रिएक्टेंट काम करेगा और दूसरा जो है वो कैसा करेगा, एज ए ऑक्सीडेंट वर्क करेगा, ठीक। सेकंड में लिखा मीडियम की कोई नीड नहीं होती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मीडियम्स की। फिर थर्ड है इसमें किसी भी टाइप्स का लिगेंड का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ना तो मुझे कोई ब्रिज्ड लिगेंड चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करे, ना ही लिगेंड्स का ट्रांसफ़र होता है, इसमें लिगेंड्स का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो विदाउट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड को ब्रेक किए बगैर हो जाता है। मतलब 2 कॉम्प्लेक्सेस के बीच बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे क्या बने, बॉन्ड्स बने। तो अब क्वेश्चन आएगा फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो एक टर्म आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है बाय टनलिंग। ये भी स्टेटमेंट में आ चुका है क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में था कि ना आउटर स्फीयर मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो आपने बताना है कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र बाय टनलिंग होता है। इसमें किसी भी टाइप के ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट नहीं होते, साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स का ट्रांसफ़र भी नहीं होता। और आपको ये भी बोलना है कि किसी भी टाइप्स का ना तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ना ही बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं। किसके थ्रू होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, बाय टनलिंग। टनलिंग प्रोसेस से बस इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चला जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ इन्वॉल्व होगी। फिर मैंने ये जो इंपॉर्टेंट था वो लिखा कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो पहले डिफ्यूज होगा और डिफ्यूज होके फॉर्म करते हैं किसको, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस का। अभी बताऊंगी मैकेनिज्म में, ठीक है। फिर इसके बाद नॉट यूज़ द टर्म इनर्टनेस एंड लबाइलनेस, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग ना सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखेंगे फैक्टर, क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा। वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि फास्टर रिएक्शन किस में होगा, उसमें कैसे देंगे, 3-4 कॉम्प्लेक्सेस आपको पेपर में दे देते हैं। फिर बोलते हैं कि अगर इसमें आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है तो बताओ इनमें से किस कॉम्प्लेक्सेस में फास्टर वो होगा, क्या बोलते हैं, फास्टर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। तो उसके लिए ना एक कंडीशन याद रख लो बस। सबसे मेन जो कंडीशन है वो है कि फास्टर होने के लिए ज़रूरी है पाई एक्सेप्टर लिगेंड का होना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस का फास्टर होने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है क्या,
पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का प्रेजेंट होना, पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। साथ ही हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र होता है T2G टू T2G जो ट्रांसफ़र होता है इज़ वेरी फास्टर देन T2G EG वहाँ से जो ट्रांसफ़र होगा उससे ज़्यादा ही फास्टर होता है क्या, T2G से T2G वाले, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो सेल्फ एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब सेम मेटल ले लूँ तो उसको बोलोगे आप सेल्फ एक्सचेंज, और एक होता है क्रॉस रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम टाइप का मेटल्स नहीं लेंगे, अलग अलग टाइप्स के मेटल्स लेंगे। क्लियर इतना? अभी मैं मैकेनिज्म पढ़ा रही हूँ फॉर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। अब इतना तो पता चल गया कि व्हाट इज़ द आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, इतनी सारी कंडीशंस की बातों में पता चल ही गया है ना। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्या, मैकेनिज्म, कैसे मैकेनिज्म होता है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक, मैंने क्या कहा, सबसे पहले 2 मेटल्स होते हैं जिसके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो 2 मेटल्स ले लो, उसमें एक होता है मेरा ऑक्सीडेंट, एक ऑक्सीडेंट होता है और दूसरा क्या होता है, रिडक्टेंट होता है। एक ऑक्सीडेंट होता है और दूसरा होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। दोनों ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट जो है वो पहले तो आपस में डिफ्यूज़ होंगे, और डिफ्यूज़ होके द फर्स्ट ये क्या किए, आपस में डिफ्यूज़ हुए, और डिफ्यूज़ होके एक न्यू कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करेंगे। दिस न्यू कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड व्हाट, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्सेस। आते हैं सारे स्टेटमेंट में, नोट करते जाइए। यहाँ पे जो फ्यूज़ हुए हैं और फ्यूज़ होकर जो नया कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हुआ इज कॉल्ड प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स क्लियर। ये जो प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अभी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हुआ है ना। पहले ही मैंने बताया कि जो 2 मैं कॉम्प्लेक्सेस लूँगी, अभी एग्जांपल से समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा। जो 2 मैं कॉम्प्लेक्सेस ले रही हूँ उनके साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, बहुत डिफरेंस है, तो वो तुरंत अभी एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो होता क्या है, पहले तो ये जुड़े और मिलकर एक आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन किए जिसको मैंने कहा प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्सेस। अब इसी प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्सेस को क्या करते हैं हम, ये जो है आपस में अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं या हम उसको एनर्जी देते हैं बाहर से। उसके बाद ये चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो एक न्यू कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे आप, एक्साइटेड कॉम्प्लेक्सेस। अभी जो बना वो है आपका एक्साइटेड कॉम्प्लेक्सेस। इतना क्लियर हो गया। अब यही जो एक्साइटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो है वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और यही जो स्टेप है वो होगा आपका RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कौन सा है, ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होगा, कहाँ से कहाँ होगा, सोच के देखिए। इलेक्ट्रॉन का ये है क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट, तो पहले यही इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग है, तो ऑब्वियस ऑक्सीडेशन में तो पॉजिटिव चार्ज लगता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन अब ट्रांसफ़र होगा यहाँ से यहाँ, एक्साइटेड कंडीशन में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, अब मेरे पास जो नए कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और जो रिएक्टेंट है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आफ्टर दैट मेरे पास प्रोडक्ट आ गया कि जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा था, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा थे, उसके पास नेगेटिव चार्ज, और जो पहले रिड्यूसिंग एजेंट जैसे वर्क कर रहा था उसके पास आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और ऐसे करके हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इतने सारे कंडीशंस तो फुलफिल हो गया है यहाँ पे। अब जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है कि क्यों फास्टर होता है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स में, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। साथ ही इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि होता कैसे है। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे मैं इसे रफ कर सकूँ, तो एक बड़े एरिया में समझ आएगा ना चीज़ें। मैकेनिज्म, देखिए आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का एग्जांपल ले तो एक सबसे बेसिक जो एग्जांपल है वो कौन सा है आपका, आयरन का कॉम्प्लेक्सेस। मैंने ना आयरन का कॉम्प्लेक्सेस ले लिया जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है। ये आयरन, इसका मैंने हेक्सा कॉम्प्लेक्सेस बनाया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और उसके बाद एक हेक्सा कॉम्प्लेक्सेस बनाया है जो क्या है H2O होल 6 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इतना क्लियर है। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अब मुझे क्या करनी है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराना है या रेडॉक्स रिएक्शन कराना है। एक चीज़ तो पता चल गया आपको, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन रिच है।
तो ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट तो पता चल गया ये है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले मुझे ये पता चला यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिली कॉम्प्लेक्सेस से कि यहाँ पे जो आयरन है वो है क्या, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे जो मैंने आयरन कॉम्प्लेक्सेस लिया है वो कैसा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा कॉम्प्लेक्सेस है, ये D6 कॉम्प्लेक्सेस है। और यहाँ पे +3 आ जाने से ये कैसा कॉम्प्लेक्सेस है, D5 कॉम्प्लेक्सेस। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू CFSE, हमेशा CFSE से हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। अब आपने ना CFSE निकालनी है और CFSE आपको पता चलेगा कि जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी साइज़ छोटी होगा और जिसके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी साइज़ बड़ा होगा। और वैसे ऐसा होता है। अब मैंने क्या किया, दोनों को कॉम्बिनेशन करा रही हूँ ताकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो मैंने एक बार एक कॉम्प्लेक्सेस लिया Fe2+। अब ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए रिएक्टेंट है ना, रिडक्टेंट। और उसका कॉम्बिनेशन कराया मैंने Fe3+ से, जहाँ पे 3+ क्या है, साइज़ में छोटा है, साथ ही ये ऑक्सीडेंट है। अब ये ऑक्सीडेंट है, दोनों को कॉम्बिनेशन करानी है। अब क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों की साइज़ इक्वल नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पे कॉम्प्लेक्स को एक्साइटेड कराने की नीड हुई थी मुझे। अभी हुआ क्या, सबसे पहले तो इसका जो साइज़ है, क्योंकि इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस CFSE से आप निकाल लेना। और वैसे भी निकल जाएगा Z इफेक्टिव से कि यहाँ पे इसकी जो साइज़ होती है वो बड़ी हो जाएगी। ये वाला जो आयरन एटम है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन कंपेयर करते हैं इससे तो इसकी साइज़ तो छोटी है। तो ऐसे कंडीशन में ये अभी इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी नहीं हुए। अब ये करेंगे क्या, पहले तो ये आपस की साइज़ को मैनेज करेंगे। सबसे पहला इसका वर्क रहेगा कि ये साइज़ को मैनेज करे। तो साइज़ को ही इसके मेंटेन करने के लिए मैंने क्या किया, इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके गया, एक्साइटेशन, राइट। यहाँ पे मैंने इसका एक्साइटेशन कराया। जैसे एक्साइटेशन होता है ये जो है वो अपना साइज़ डिक्रीज़ कर लेते हैं। ये क्या करेगा, अपना साइज़ को डिक्रीज़ कर लेगा थोड़ा कम, और इसने अपना साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लिया और दोनों अप्रॉक्स सेम साइज़ के कॉम्प्लेक्सेस बन गए। अब क्या हुआ, सेम साइज़ का कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले ये कैसा था, लार्जर था और ये स्मॉलर। क्लियर है इतना। अब क्योंकि इसने सेम साइज़ में कर लिया अपने आप को कन्वर्ट, तो अब इजीली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होगा, अब बताइए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे। ऑब्वियस ये था मेरा Fe2+, इसके पास ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये था Fe3, तो दोनों ने साइज़ वो किया। अब क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर दे देंगे। अब इलेक्ट्रॉन को दिया इधर। यहाँ तक का जो प्रोसेस था, इसमें ये जो बना था कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्सेस। जैसे मैंने पहले बता दिया था आपको, दिस कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्सेस, राइट। अभी प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्सेस के बाद जो बना है उसको बोलेंगे एक्साइटेड कॉम्प्लेक्सेस। आफ्टर एक्साइटेशन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, तब आपके ब्रेन में क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, तो अब क्या देख रहे हो आप। अब मैंने ये देखा कि जो पहले +2 था, जो पहले +3 था, वो अब +2 बन गया है। जो पहले Fe+3 था वो अब +2 बन गया है, और ये जो है वो अब क्या हो गया है, Fe+3 हो गया इलेक्ट्रॉन का चेंजेस। तो अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस बना है एक्चुअल में, अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस बना, ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस है वो फर्दर अपनी साइज़ को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब जब साइज़ को चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस बनेगा इज कॉल्ड सक्सेसर कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे क्या बनेगा, सक्सेसर कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे किसने अपना साइज़ को रिड्यूस किया, तो अपोजिट हो जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर समझो, मैं कंफ्यूज नहीं कर रही, थोड़ा सा समझो। पहले तो बना प्रिकर्सर, तो प्रिकर्सर में हमने देखा कि प्रिकर्सर में कौन था जो अपना साइज़ को बड़ा कर रहा था, तो Fe3+ वाला था जो साइज़ को बड़ा कर रहा था, जिससे वो इसके साइज़ का आ जाए। और जो Fe2+ वाला है वो अपना साइज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, छोटा कर रहा था। छोटा करने के बाद मेरे पास बना प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्सेस, और फिर उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद फिर से वो अपने अपने साइज़ को मिनिमाइज़ करेंगे ना, क्योंकि अभी भी ये सक्सेसर कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में है, तो फिर से वो अपने आप को क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे। अब क्योंकि ये अपने आप को फिर से वो कर रहे हैं, तो अब जिसका साइज़ एक्चुअल में छोटा था वो अपना साइज़ को क्या करेगा, जिसका साइज़ बड़ा था वो फिर से बड़ा करेगा अपने साइज़ को, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो ही गया। तो आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ क्या, जो पहले अपने साइज़ को छोटा कर रहा था, जो पहले अपने साइज़ को बड़ा कर रहा था, वो अब क्या हो जाएगा, अब अपने साइज़ को थोड़ा छोटा करेगा, क्योंकि उसको मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि वो अब आ गया है किस में, Fe2 पॉजिटिव चार्ज में, और इसके पहले वाला जो है वो आ गया है आपका Fe3 पॉजिटिव चार्ज में। तो ये थी कहानी किसका, आपका आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का। अब एक चीज़ और, मैंने बोला क्या था आपको कि जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है उसमें
पाई एक्सेप्टर का होना बहुत ज़रूरी है, तभी रिएक्शन कैसे होते हैं, फास्टर होते हैं। तो वो टर्म मैंने क्यों यूज़ किया। तो आपको ये पता होगा कि कोई भी जो लिगेंड है वो मेटल के साथ पहले कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। कोई भी जो लिगेंड्स हैं मेटल के साथ सबसे पहले जो लिगेंड है वो अटैच्ड होता है बाय सिग्मा बॉन्ड होता है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कराना है तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कराने के लिए क्या ज़रूरी है, अब मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कराना है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ से कराना है, मेटल के किसी पाई स्टार से, आप बोल सकते हो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से करानी है मुझे, जिसको हम और क्या बोलते हैं, होमो बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब वहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है, तो अगर मैंने इस पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया तो ऑब्वियस इस लिगेंड की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये कैसा हो, पाई एक्सेप्टर हो। अगर ये पाई एक्सेप्टर होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बाय द आउटर स्फीयर मैकेनिज्म वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एक चीज़ और पता चला, यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है, बेसिकली ट्रांसफ़र जो होते हैं वो है तो बहुत टाइप्स की, पर जो मेन है वो है आपका T2G से T2G ट्रांसफ़र। कैसे होता है T2G से T2G ट्रांसफ़र, ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने क्या आयरन का लिया है H2O हेक्सा कॉम्प्लेक्सेस लिया जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और एक मैंने लिया है आयरन में H2O। सारे कंडीशंस फुलफिल होंगे यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपको आउटर स्फीयर मैकेनिज्म बहुत इजीली समझ आ जाएगा। फिर तो हमें कंपैरिजन करनी है, वो बहुत शॉर्ट ट्रिक में हो जाएगा, साथ में ट्रिक्स भी दूंगी आपको कि कैसे हम फास्टर एंड स्लोअर को निकाल सकते हैं, है ना। पहले इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे Fe जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे जो Fe है वो कैसा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब आयरन एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वहाँ पे D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो D में होता है आपका 5 इलेक्ट्रॉन। होगा ऐसा। अब देखो यहीं से आपको समझ आ गया कि वन स्पीसीज़ कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो दूसरा स्पीसीज़ है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होने की तो चांसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करानी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब वन स्पीसीज़ का रिडक्शन होगा और दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब होगा क्या, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो Fe2+ है वो कैसा वर्क कर रहा है, एज ए रिडक्टेंट, क्योंकि अब ये सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो ये वर्क कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले इसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उसका साइज़ कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाता है और साइज़ भी बड़ा होता है। आप इसे CFSE से भी समझ सकते हो, साइज़ किसकी छोटी होती है, तो जिस पे कम इलेक्ट्रॉन होगा उसको उसकी साइज़ छोटी होगी, मतलब बोल सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं ज़्यादा, है ना। उसके बाद Fe3 को अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो Fe3 जो है उसकी साइज़ छोटी है। अब आप मुझे बताओ कि इतना ज़्यादा साइज़ में डिफरेंस है, तो साइज़ में डिफरेंस ज़्यादा होने से ये आपस में इलेक्ट्रॉन को ईजिली ट्रांसफ़र करेंगे नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले ये जो है वो आपस में मर्ज होंगे और मर्ज होकर एक न्यू कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करेंगे। और न्यू कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हो आप, प्रिकर्सर। सबसे पहले आता है आपका प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले ये दोनों आपस में जुड़े, कौन कौन, Fe2+ एंड Fe3+, और आपस में क्या बना लिया उन्होंने, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन किया। अब क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। क्यों एक्साइटेशन में ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देख लिया कि दोनों की साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो साइज़ डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इजी नहीं हो पाएगा, साइज़ में डिफरेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता। ऐसी कंडीशन में दोनों अपने अपने साइज़ को थोड़ा सा अरेंज करेंगे। जिसका साइज़ छोटा है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उस वो क्या करेगा, इलोंगेशन होगा उसमें, वो फैलेगा। और जिसका साइज़ इलोंगेटेड है, बड़ा है, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपने साइज़ को छोटा करेगा। ऐसे कंडीशन में एक नया ही कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होगा जिसमें दोनों की साइज़ क्या होगी, अप्रॉक्स इक्वल आ जाएगा। दिस कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड, अभी भी ये Fe2 में है, Fe3 में है, ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। बस ये कैसा कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हुआ, एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स आफ्टर एक्साइटेशन। एक्साइटेशन के बाद एक्साइटेड कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हुआ। अभी क्या हुआ, जैसे ही इसने एक्साइटेड कॉम्प्लेक्सेस में गए तो एक्साइटेड कॉम्प्लेक्सेस बनते ही ये दोनों की साइज़ अप्रॉक्स इक्वल हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पॉसिबल है। आप मुझे बताओ कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो दिख ही रहा है +2 से +3 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा, होगा। आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अब क्या हो जाएगा, डी एक्साइटेशन फॉर्म में आएंगे दोनों कॉम्प्लेक्सेस। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तो हो ही गया, अब क्या होगा, डी एक्साइटेशन फॉर्म में आएंगे। अब जब ये डी एक्साइटेशन फॉर्म में आएंगे तो फर्दर जिसका साइज़ क्या हुआ था, छोटा हुआ था, है ना, यहाँ पे देख लो, अब इलेक्ट्रॉन इधर चला गया है, तो इससे अब मुझे पता चल रहा है कि इसकी साइज़ अब छोटी हो गई, इसकी साइज़ जो है वो कैसा हो गया, छोटा हो गया।
और इसका जो साइज़ है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब इसकी साइज़ कैसा हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस बना इज कॉल्ड डी एक्साइटेड कॉम्प्लेक्सेस। तो आपने एक चीज़ सोचा होगा कि देखो, पहले जिसका साइज़ छोटा था वो एक्साइटेड स्टेट में अपनी साइज़ को इम्प्रूव किया, बढ़ाया, इलोंगेशन हुआ उसमें। लेकिन आफ्टर डी एक्साइटेशन वही जो है वो आपस फिर से अपना साइज़ को इलोंगेट किए। क्यों? क्योंकि अब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया था और इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र पॉसिबल हो पाया है। क्लियर है इतना? तो ये चीज़ थी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। फिर मैंने एक टर्म यूज़ किया था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है बाय द आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय आउटर स्फीयर मैकेनिज्म फास्टर हो जाता है। कब फास्टर होता है? व्हेन लिगेंड कैसा हो, पाई एक्सेप्टर हो। ये वर्ड भी मैंने यूज़ किया था। जब पाई एक्सेप्टर लिगेंड हम यूज़ करते हैं तो जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है वो क्या हो जाता है, वेरी फास्टर हो जाता है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? देखो, कभी भी ना कोई भी मेटल जो है वो लिगेंड के साथ जब भी बॉन्डिंग बनाती है तो पहले जो लिगेंड है वो किससे जुड़ता है, बाय सिग्मा बॉन्ड। हमेशा कोई भी लिगेंड पहले सिग्मा डोनर जैसा बिहेव करेगा और सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ही मेटल के साथ जुड़ता है। अब क्योंकि मेटल से इसने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गया, और आपको पहले भी पता है, पहले जानते हो आप कि जो लिगेंड्स होते हैं वो बैक बॉन्डिंग शो करते हैं। मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो पूरी बैक बॉन्डिंग सिनर्जिक बॉन्ड बनता है। अब होगा क्या, जो मेटल के T2Z में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हम बोल सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन या पाई एंटी बॉन्डिंग में जो प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा लिगेंड में। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ज़रूरी है क्या कि जो लिगेंड है वो कैसा नेचर का होना चाहिए, पाई एक्सेप्टर। अगर लिगेंड पाई एक्सेप्टर होगा तो ही वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। उसके पास वैकेंट जगह ही नहीं है, कोई पाई एक्सेप्टर एंटी बॉन्डिंग खाली नहीं है उसके पास, तो ऐसे कैसे करेगा वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो यही रीज़न है कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है वो है आपका मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। इसके अलावा कितने टाइप के आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उनका रेट क्या होता है, वो सारा डिस्कशन करते हैं आगे। अभी तो मैकेनिज्म हो गया। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर व्हेन ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर मैंने लिगेंड्स का नेचर अभी बता रही हूँ कि लिगेंड जो होते हैं सिग्मा डोनर पे होते हैं, पाई एक्सेप्टर पे होते हैं, पाई डोनर पे होते हैं, इतने टाइप्स के लिगेंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ पे दे रही हूँ मैं, ऐसा कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा जब सिर्फ ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, आयरन का हेक्सा कॉम्प्लेक्सेस। कैसे होता है वो बताना चाह रही हूँ मैं आपको। ये 2+ कंडीशंस में है और ये आपका 3+ कंडीशन में है। ठीक है, यहाँ से बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र सीखेंगे। अब होगा क्या, जो 3+ वाला है, मतलब Fe जो है वो यहाँ पे कैसा है, +2 में है। यहाँ पे जो Fe है वो है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आप इसे कैसे बनाओगे, इसके कैसे होंगे एक्चुअल में, है ना। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऐसे कंडीशंस में इसके ऑर्बिटल्स कैसे होंगे। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कॉम्प्लेक्सेस है तो हम बोल सकते हो कि जो इसकी एनर्जी है वो न्यूक्लियस से थोड़ी दूर ही होगी, मतलब ये हायर एनर्जी में होगा, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हायर एनर्जी में होगा। और इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी लोअर होगी। यहाँ कहीं पे यहाँ कहीं पे Eg बनाऊंगी मैं इसका, तो यहाँ कहीं पे T2G बनाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से देखो इसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कौन सा सिस्टम है, ये D6 सिस्टम, और ये क्या है आपका D5 सिस्टम है। अभी भरते जाते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है ना, आपको पता होना चाहिए। लिगेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कैसा कॉम्प्लेक्सेस है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। हाई स्पिन में पेयरिंग तो होगा नहीं अपने आप, ये सारा चीज़ें पढ़े हैं हम जब CFSE पढ़े थे, तो पेयरिंग नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने 6 डाल दिया। ठीक, इसके पास कैसे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से अरेंज है। अब आपको एक चीज़ तो पता है बहुत अच्छे से कि मेटल से जो इलेक्ट्रॉन को जाना है वो कहाँ से जाना ज़्यादा फेवर करता है, T2G से। इसका भी रीज़न बताती हूँ मैं। दिस इज T2G और ये आपका Eg, इसका ये Eg है और ये T2G है। एक चीज़ आप याद रख लो कि जो T2G है ना, T2G है, ऐसे ऑर्बिटल्स को हम पाई बोल सकते हैं, और यहीं से ही इलेक्ट्रॉन का ईज़िली जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि पहले लिगेंड ने क्या बॉन्ड बना रखा है, ये तो पहले से पता है। पहले लिगेंड ने क्या बॉन्ड बनाया है, ऑब्वियस सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो जो उसके सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं वो तो फील्ड है या सील्डेड है बाय द लिगेंड किसी भी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, क्योंकि लिगेंड्स ने सारे पहले कैसे बॉन्ड बना रखे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं।
तो सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इससे मैं बोल सकती हूँ कि इसका जो सिग्मा ऑर्बिटल्स है वो तो शिल्डेड है। किसके थ्रू शिल्डेड है? लिगेंड्स के थ्रू। तो वहाँ पे स्टेरिकली हिंड्रेंड है और वहाँ पे फिर इजिली इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ट्रांसफ़र कर पाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है, अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, तो इस कंडीशंस में ज़्यादा इजी कहाँ से निकलेगा? T2G वाले से, क्योंकि T2G वाले ने तो अभी बॉन्डिंग ही नहीं किया है, सिग्मा बॉन्ड ही हुआ है ओनली मेटल एंड लिगेंड के बीच। तो अब T2G से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो वो कैसा होना चाहिए? तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोलते हैं जब वो स्पिन अलाउड हो। तो स्पिन अलाउड तो दिख ही रहा है यहाँ पे ना, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे ट्रांसफ़र करनी है, इस कंडीशन में मुझे इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़र होकर यहाँ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर यहाँ गया तो फिर से इसकी स्पिन क्या हो जाएगी? ऐसा ही होगा। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इस कंडीशंस को में स्पिन अलाउड है, तो स्पिन अलाउड तो वैसे भी अलाउ है, तो वो ट्रांसफ़र इजीली हो सकता है। सेकंड चीज़ मैंने ये कहा कि इजी से ज़्यादा ईजियर पड़ता है T2G का। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस लेती हूँ Fe का, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है वो कैसा होगा? T2G टू T2G। कैसा होगा ट्रांसफ़र? T2G टू T2G होगा। तो एक चीज़ तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को हम कैसे जानते हैं ना। उसके बाद ना एक क्वेश्चन आता है कि किस में फास्टर होगा, किस में स्लोअर होगा। तो उसका सीधे से ऑर्डर लिखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे चेक करनी है कि विच कॉम्प्लेक्सेस शो फास्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन एंड विच शो स्लोअर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो आप करोगे क्या? तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि मुझे ना कॉम्प्लेक्स को चेक करनी है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को चेक किया, कॉम्प्लेक्स चेक करने के बाद हम उसके ना लिगेंड में चले जाते हैं। ठीक है, लिगेंड देखते हैं। तो बच्चे यहाँ से समझ आता है मुझे कि किसी कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड में इफ़ प्रेजेंट पाई एक्सेप्टर लिगेंड, जो मैं पहले ही बहुत ज़्यादा पढ़ा चुकी हूँ आपको कि अगर उसमें पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो वो कैसा होगा? वेरी फास्टर। पाई एक्सेप्टर लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो ये क्या होगा? फास्टर होगा, या आप बोल सकते हैं वेरी फास्टर रिएक्शन, फास्टर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म इसमें पॉसिबल है। उसके बाद फिर हमको जाना है किसमें? सिग्मा डोनर लिगेंड में। फिर आप बोलोगे पाई एक्सेप्टर लिगेंड, आफ्टर दैट सिग्मा लिगेंड, सिग्मा डोनर या सिग्मा एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक, अब ये जो सिग्मा वाले लिगेंड हैं इसमें 3 केसेस बनते हैं एक्चुअल में, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अब वो कौन कौन सी केसेस है? तो वो चीज़ें हैं, उसमें कंपेरिजन करेंगे हम। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें 3 कंडीशंस बनेगी। एक होगा आपका T2G टू T2G, सेकेंड होगा T2G स्टार से EG स्टार, एंड थर्ड होता है आपका T2G से EG स्टार। तो इन तीनों में भी कंपैरिजन करते हैं कि किस में ज़्यादा होता है। तो एक्चुअल में जब इस केसेस में देखते हैं ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड सिग्मा एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट हो, उस कंडीशंस में आ जाता है हमारे पास क्या? सिग्मा डोनर लिगेंड ओनली प्रेजेंट है। उस कंडीशंस में हो जाएगा क्या कि जो T2G वाले हैं और T2G में ट्रांसफ़र इज़ ए वेरी फास्ट, यही ज़्यादा फास्टर होगा। देन किसके कंपेरिजन में? T2G से EG स्टार, और उसके बाद लास्ट में होता है आपका T2G से, ये T2G स्टार से EG स्टार, और लास्ट में होता है आपका T2G से EG स्टार। बस अब आपको कॉम्प्लेक्सेस को समझ आना चाहिए कि किस कॉम्प्लेक्सेस में इस टाइप की जो ट्रांजिशन है वो मिल रहा है। आपको अगर ये समझ आ गया ना कि किसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो बिल्कुल इस कॉम्प्लेक्सेस को आप जल्दी से डील कर लोगे कि आंसर्स क्या आएगा। और डील भी नहीं करना है, मैं आपको इसके सारे के ट्रिक्स बताऊंगी कि किस में किस टाइप का ट्रांजिशन होता है। एक का तो मुझे पता चल ही गया कि Fe का अगर 2 कॉम्प्लेक्सेस देता है, मतलब कौन सी वाली कॉम्प्लेक्सेस? अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्सेस D6 एंड D5 है, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्सेस D6 D5 है जो कैसा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, तो ऑलवेज ये चीज़ याद रख लो कि उसमें ट्रांजिशन कैसा होता है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसा होता है, उसमें T2G टू T2G होगा। एक चीज़ हमें पता चल गई। सेकेंड, यहीं से ही ये फिर से रिमेंबर करने वाली बात है कि D4 एंड D3 कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, D4 एंड D3 वाले जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है उसमें होता है आपका T2G स्टार टू EG स्टार वाला कंडीशन अप्लाई होगा। क्लियर? और ये जो लास्ट है वो होते हैं आपका D7 एंड D6 कॉम्प्लेक्सेस में, जिसमें D7 होने चाहिए हाई स्पिन और जो D6 है वो होनी चाहिए लो स्पिन। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस है उसमें पाया जाता है ये। तो बस अब फिर आपको टेंशन नहीं क्या है, यहाँ से ट्रिक्स याद कर लो सीधे से। अब आपको कुछ नहीं करनी है, बस कॉम्प्लेक्सेस जो दिया है ना उसमें निकालनी है कि वो कौन सा वाला सिस्टम है, D6 सिस्टम है या D4 सिस्टम है या D5 सिस्टम है, बस वो देखना है। उसके बाद आपने सीधे सीधे बता देना है कि किस में आउटर स्फीयर मैकेनिज्म फास्टर होगा। तो ये था हमारा ट्रिक जिसे हम बहुत जल्दी से
एग्जाम्पल को कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया उसमें क्या होता है, सारे स्टेटमेंट आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन में ना सारे स्टेटमेंट्स बनते हैं कि कैसे कैसे होता है, कैसे प्रिकर्सर्स होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, कब फास्टर होता है, व्हाट इज़ द रीज़न कि फास्टर कैसे होता है, सारी चीज़ें। मैंने एक चीज़ और आपको बता दिया कि क्यों T2G जो है वो ईजियर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर मैंने पहले ये बताया था आपको कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड में ही क्यों होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को करते हुए मैंने यहाँ पे बस एक फ्लो चार्ट बनाया है। उसमें करना क्या है, बस कॉम्प्लेक्स को देखो, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स में जाओ, लिगेंड्स में अगर आपको दिख गया कि कोई पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो सीधे सीधे आपने कर देनी है कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है बहुत फास्टर होगा। तो उसको सबसे पहले तो अलग ही कर दो कि इलेक्ट्रॉन फास्टर होगा, किस में फास्टर होंगे, पाई एक्सेप्टर लिगेंड में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ना एक्चुअली फास्टर होगा, किस में फास्टर होगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड में। उसके बाद अगर मुझे दिख रहा है क्या, ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड है ना, पाई एक्सेप्टर लिगेंड तो पता है ना कौन कौन से हैं, ऑब्वियस पता होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड वाले सारे लिगेंड जो है वो पाई एक्सेप्टर होते हैं। ये है पाई एक्सेप्टर है आपका, CO पाई एक्सेप्टर है, ठीक है, C2H4 पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा, PR3 ऑल्सो पाई एक्सेप्टर, सिग्मा स्टार में ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये बहुत सारे लिगेंड हैं जो कैसे होते हैं, पाई एक्सेप्टर होते हैं। तो उसको तो देखते ही पता चल जाएगा कि पाई एक्सेप्टर में सबसे ज़्यादा फास्टर होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस। उसके बाद आपने देखनी है, अगर मेरे पास सिग्मा डोनर लिगेंड, ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड, अब सिग्मा डोनर में सारे न्यूट्रल लिगेंड आ जाते हैं, वाटर, अमोनिया, NH3 है ना। तो इस टाइप के लिगेंड अगर दे रखा है तो उसमें आपने चेक करनी है कि कंडीशन कौन सा अप्लाई हो रहा है, कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। अगर मेरा कॉम्प्लेक्सेस कौन सा वाला है, आयरन का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, D6 D5 वाला कॉम्प्लेक्सेस है, तो उसमें पता चल जाना चाहिए T2G और T2G ही होता है। तो यही जो है वो सबसे फास्टर है बाकी के कंपैरिजन में। तो कर लोगे इसको। उसके बाद फिर क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर एक चीज़ आता है कि T2G स्टार और EG स्टार वाले हो गए तो वो सेकेंड नंबर में फास्टर होता है, और सबसे जो स्लोअर होता है वो है आपका, इसको बोलते हैं क्रॉस ट्रांसफर रिएक्शन, क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। दिस टाइप रिएक्शन कॉल्ड है क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्सेस लेंगे, एक लो स्पिन का कॉम्प्लेक्सेस लेंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो वो थोड़ा क्रॉस तरीके से होता है और वो बहुत स्लोअर होता है, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है ना इलेक्ट्रॉन का इस टाइप के ट्रांसफर होना। तो ये सारे एग्जांपल से आपको पता चल गया कि किसके किसके एग्जांपल लेने से हमारे रिएक्शंस को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो था बेसिक ट्रिक्स। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कंटिन्यू क्वेश्चन करते जाते हैं। ठीक, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी आपको। इससे पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और कैसे हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे ना वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस।